जब रमा कोठी से धमधम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वो घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊं, मुझसे ये छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपये खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपये सर्राफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वो सरकारी रुपया उठा लाए थे। ये सोचकर उसे फिर क्रोध आया। ये मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ बढ़ कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर और गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों से रुपये बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काट कर चोरी या ईमानदारी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वो बड़ी तेजी से उतरी। उसे विश्वास था वो नीचे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहां चले गए? लड़के दोनों पढ़ने स्कूल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतार कर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वो पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों न गहने उतार कर तुरंत दे दिए। रास्ते में वो दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्द इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वो भी आज तांगे पर ही गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल जाते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर से ही गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते वो भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वो दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे? न जाने वो कहां पर बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रामनाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को तो बुलाने जा रहा हूं, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से ही आई हैं? जालपा, हाँ, मैं तो घर ही से आ रही हूं। अभी 10 मिनट हुए वो घर से चले हैं। चपरासी, यहां तो नहीं आए? जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वो यहां भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहां? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहां बड़े बाबू के सिवा वो किसी और को न जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी पड़ा न था। पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे हो ली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वो 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहां नहीं आए? रमेश, अच्छा, आप मिसेस रामनाथ हैं? अभी तो यहां नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे की तो उसकी आदत न थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहां कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वो गए कहां। कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वो कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब से टटोलकर। जी हाँ, ये देखिए, वो पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे
कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा। क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। मुस्कुराकर, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर ये ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे। हमारे शर्म के मुझसे न कहा होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपये निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपये हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूं। रमेश, अगर वो घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे में बैठी और कोचवान से चौक चलने को उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। क्यों, उसकी कई सहेलियां थी जिनसे उसे रुपये मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्तों तक ही समाप्त नहीं हो जाती। मगर अवसर नहीं था। सराफे में पहुंचकर वो सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगाई, किसी दुकान में जाने की हिम्मत न पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाक था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं। सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूंगा। माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है। बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपये लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपये दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो। यह सोचती हुई वो फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। ये कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वो अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था। तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हुआ। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूं। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वो आकर चिंतित बैठे होंगे। वो जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद ये हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता न था। रामेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी तुम इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। रामेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए। वहां से एक चपरासी पूछने आया था। ये कहती हुई वो ऊपर चली गई। बचे हुए रुपये संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। हमारे गर्मी के देह फूंकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने दूसरे शहर की राह ली है।
4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वो सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता न दिखाई दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वो दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वो फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों न हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे रहा न गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वो इधर आए नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमा के साथ वो बहुधा घूमने जाया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वो नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी ये शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर रामेश्वरी से पूछा, वो घर आए थे अम्मा जी? रामेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सर आए हैं। 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वो कहीं जाते थे। आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखें कहाँ रह गए। रामेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे? उनका क्या ठीक है, थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना। कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। रामेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वो ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर न आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले कि वो किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि ये सब उसी की करनी का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद इतनी अधीर न हो गई होती तो आज ये दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भार अपने ऊपर लेने लगी। वो जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपये लाता है, फिर भी उसने कभी मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमरी के बाहर पांव फैलाया? क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सोचती थी? उपहारों को ले लेकर वो क्यों फुली न समाती थी? इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ऊपर ही ले रही थी। रमानाथ प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदार की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई तो वो नीचे जाकर रामेश्वरी से बोली, वो तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। रामेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वो तो अब तक नहीं आए। रामेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी, जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं। जालपा, नहीं, कुछ नहीं। रामेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा, मैं भला क्यों कहती। रामेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगा कर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। रामेश्वरी, मुझसे अब कुछ न खाया जाएगा।
ऐसा मनमोजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा। रामेश्वरी फिर लेटी रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहां तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते हैं, कि रमा ने आत्महत्या कर ली है। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे, साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए, इसने उसका नाक और दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सोचती थी। जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पूछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो उनका मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेने से तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। रामेश्वरी ने पूछा, क्या है, कहीं किसी से बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूं, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी और बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, 2-4 बार पहने गए हैं। वो आए तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। ये कहती हुई वो ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अभी तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर इतनी चिंतित है और यहां अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से तो गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, क्या बात हुई? कुछ तुमसे कहा सुनी तो नहीं हुई? जालपा, सर अभी नहीं, कसम खाती हूं। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर एक इशारा भी कर देते तो मैं रुपये दे देती। जब वो दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त मैंने जाकर रुपये जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूं किसी से आंख लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता चल जाएगा। ये बात सच न निकले तो जो कहो तुम। जालपा ने हक बका कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ही लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो।
जालपा दृढ़ता से बोली। अगर वो इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होते। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वो मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो चीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर एक दो चीज देखूंगी। बस मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने बाद रुपये लौटा दिए। अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और फिर बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो। तो क्या कहना है, मूसलों ढोल बजाऊं? 600 का था ना? जालपा, हाँ, था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकाल कर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपये न दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो कुछ हरज है? कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपये टिकते ही नहीं। करूँ क्या? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल मसोस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वो होता तो क्या ये चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब होगा भी या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी। जल्दी ही क्या है? जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूं। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वो हमारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं? बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिरस्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वो बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूं और वो बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वो सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन, रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वो इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा है ही कौन? क्या ये छोटी सी बात है?
कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। तो घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। ये भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहां क्यों छोड़ी जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपये भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं न मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपये लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपये भी मैं जल्द दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा। रुपये कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा। रतन के हाथ कंगन बेच दिए। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे।